17 साला मासूम दुल्हन के साथ उसका 40 साला शोहर तमाम हदें पार कर गया। वलीमे के दिन दुल्हन बेहोश पड़ी थी। फौरन डॉक्टर को बुलाया और जब पूछा तो बोला कि मैं जब चौथी मर्तबा फारिग हुआ तो बेड पर ब्लीडिंग। अपने चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। अपनी दोस्त से ये बातें मैं सुनता आ रहा था कि कम उम्र बीवी का बहुत फायदा होता है। एक तो वो बेजबान होती है, उसको ज्यादा समझ बूझ नहीं होती, जिस रंग में उसे रंग दो उस रंग में रंग जाती है। शोहर की फरमा बरदार होती है, उसका जहन कच्चा होता है और वो थोड़ी खौफ ज़दा भी रहती है। उसके मुकाबले में बड़ी उम्र की बीवी के बहुत नुकसानात हैं। वो ज्यादा समझदार होती है, छोटे छोटे मामलों को बड़ा बनाकर पेश करती है, लड़ाई झगड़ा करती है। अपने दोस्तों की उन्हीं बातों को सुनकर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं भी छोटी उम्र की लड़की से शादी करूंगा। इसलिए आज मेरी शादी थी और मेरी उम्र 30 साल थी और मेरी दुल्हन की उम्र 17 साल थी। सर पर सेहरा सजाए बेहद खुशी के साथ मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ, जहां पर मेरी 17 साला नई नवेली दुल्हन लाइबा बैठी हुई थी। लाइबा बहुत खूबसूरत थी। उसके हुस्न को देखकर मैं बहुत हैरान हो गया था और बहुत खुश भी। मैं अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाते हुए आगे बढ़ा और उसके सामने बैठ गया। न जाने कितनी देर तक मैं उसके हुस्न को देखता रहा और दिल ही दिल में खुश होता रहा कि मुझे इतनी खूबसूरत बीवी मिली है। वो चेहरे से बहुत मासूम लग रही थी। मैं पहले उससे नहीं मिला था, सिर्फ तस्वीर देखी थी, लेकिन वो तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैंने महसूस किया कि उसके हाथ पांव कांपने लगे हैं। वो बहुत खौफजदा भी थी। शायद इसी तरह से डरी सहमी हुई। देखकर मुझे खुशी हो रही थी। इसी तरह की बीवी मुझे चाहिए थी, जो शोहर से डरे। शोहर के सामने शेर बन जाने वाली बीवी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैं उसके डर और कपकपाहट को खूब इंजॉय करने लगा। मुझे दोस्तों ने कहा था कि ज्यादा तारीफ मत करना, सर चढ़ जाएगी, इसीलिए मैंने उसके हुस्न की कोई खास तारीफ नहीं की। सोचा इस डरी हुई लड़की को थोड़ा और डराया जाए। मैंने यूं ही अपने फोन पर 30 सेकंड का टाइमर सेट किया। 30 सेकंड के बाद मेरे फोन पर रिंगटोन बजी। मैं फोन लिए कमरे में एक साइड पर चला गया और फोन पर किसी से बदतमीजी से पेश आने लगा कि जैसे बहुत गुस्सा कर रहा हूँ। मैंने कहा कि आज मेरी शादी है और तुम्हें ये वक्त मिला है बुरी खबर सुनाने का। तुमको पता नहीं है मैं कितने गुस्से वाला इंसान हूँ। मुझे लोगों का बकबक करना बिल्कुल पसंद नहीं है और जब मुझे गुस्सा आ जाए तो फिर मैं ये नहीं देखता कि मेरे सामने कौन है। जो इंसान मुझसे अपनी खैर चाहता है वो मेरे सामने कभी भी जवाब नहीं देता। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे बातें सुना रहे हो, आकर मैं तुम्हें कल ठीक करता हूँ, सीधा नौकरी से निकाल दूंगा, क्योंकि गलती की मेरे पास कोई माफी नहीं है। जो बातें मैं अपनी बीवी को सुनाना चाहता था वो सारी मैंने फोन पर किसी और को सुनाकर दरअसल अपनी बीवी के कानों में डाल दी थी। मैंने उसको मुंह दिखाई की अंगूठी दी थी तो उसने मेरे हाथ से लेकर सामने रख दी। मुझे उसकी ये बात बहुत बुरी लगी थी। मैंने उसे कहा कि इसे पहन लो। उसने कहा कि अंगूठियां उसे पसंद नहीं। उसकी बात सुनकर मुझे काफी गुस्सा आ गया था, लेकिन मैं उस हसीन लम्हों को गुस्से की नजर नहीं करना चाहता था। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लेना चाहा तो वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा था, क्योंकि ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया था। मेरी बीवी ने अचानक से ऐसा चेहरा बनाया कि जैसे बहुत गर्मी लग रही है। उसने एक हाथ से इशारा किया कि जैसे वो बहुत तकलीफ में है और वो खौफ के मारे पल में ही बेहोश हो गई। उसको बेहोश देखकर मैं बहुत परेशान हो गया कि अब क्या करूं, क्योंकि अगर मैंने बाहर जाकर सबको बताया कि दुल्हन शादी की पहली रात को ही बेहोश हो गई थी तो सब लोग इस बात का कितना गलत मतलब लेंगे और मेरी कितनी बदनामी होगी। मैं किसी से नजरें मिलाने के लायक नहीं रहूंगा। मैंने उसे होश में लाने की पूरी कोशिश की। उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, उसे झंझोड़ कर होश में लाने की कोशिश की। जब वो होश में नहीं आई तो मैं परेशानी से कमरे के अंदर ही चक्कर काटने लगा और सोचने लगा कि क्या करूं, किससे कहूं। मेरे वालिदैन तो पहले ही बड़ी उम्र की लड़की लाना चाह रहे थे ताकि वो घर का सारा काम संभाल सके, सारा काम खुश असलूबी से अंजाम दे। मेरी वालदा का कहना था कि एक 17 साल लड़की भला क्या काम करेगी। मेरी वालदा ने कहा कि उन्हें ऐसी बहू चाहिए जो कि बहुत सिगड़ हो और सारा घर संभाल ले। सारे घर वालों की मुखालफत करके मैंने सिर्फ अपनी मर्जी की और उसी लड़की से शादी की। अगर मैं कहूंगा कि वो बेहोश हो गई है तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे कि कम उम्र की लड़की से शादी करोगे तो यही होगा। जब पूरा 1 घंटा गुजरने के बाद वो होश में नहीं आई तो मैंने अपने दोस्त को फोन करके सारी सूरत हाल से आगाह किया तो वो आगे से हंसने लगा और हंस हंस के लूट फूट हो गया। उसकी हंसी मुझे मजीद
गुस्सा दिलाने लगी। मैंने उससे कहा कि ये हंसने का या मजाक उड़ाने का वक्त नहीं है, मुझे उसकी मदद की जरूरत है। मैं घर वालों में से किसी को कुछ नहीं बताना चाहता, बस किसी तरह वो होश में आ जाए। मुझे ठंडे पसीने आ रहे थे दिसंबर की सर्दी में। मेरे दोस्त की बीवी डॉक्टर थी, इसलिए मैंने उसे फोन किया था कि शायद कोई मदद हो जाए। तो उसने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं, वो किसी बहाने से अपनी बीवी को मेरे घर ला रहा है। उसकी ये बात सुनकर मैं मजीद परेशान हो गया, क्योंकि शादी खत्म हो चुकी थी, मेहमान अपने घर जा चुके थे, घर वाले सोने की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में उसकी डॉक्टर बीवी मेरे घर आ गई तो कितनी खौरी हो गई। मैं जो उससे मदद की दरख्वास्त कर बैठा था, ऐसे लग रहा था कि ये बात मेरे गले पड़ गई है और फायदे की बजाय उल्टा नुकसान होने वाला है। मैंने उसे साफ मना कर दिया कि अपनी डॉक्टर बीवी को यहाँ मत लाना, बिला वजह मेरी खौरी होगी, मुझसे सवालों जवाब होगा। उसने कहा कि ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं, वो फोन पर ही मेरी अपनी बीवी से बात करवाएगा। तो ये बात मुझे सहर लगी और मैंने उसकी डॉक्टर बीवी से बात की और उसे होश में लाने की तरकीब पूछी। उसने मुझे कहा कि उसके पैरों के तलवों पर मालिश करो और उस पर कंबल डालो, क्योंकि सर्दी है, इस तरह से उसे गर्माइश मिलेगी और शायद वो होश में आ जाए। मैं यही सब कर रहा था, लेकिन मैं बहुत परेशान भी था। मैंने ये सब कर लिया, लेकिन फिर भी उसे होश नहीं आ रहा था। मेरा दोस्त पीछे से बड़बड़ा रहा था और उसकी बीवी मुझे तरीके बता रही थी। मैंने अचानक से कह दिया कि उसको होश आ गया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं इस सूरत हाल से बहुत तंग हो रहा था। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अब सुकून से सो जाओ। दरअसल मेरी बीवी होश में नहीं आई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि इतनी देर तक भी बेहोश रहना ठीक नहीं था। परेशानी में इधर उधर चक्कर काट रहा था। जब मेज के किनारे पर मुझे कुछ चमकता हुआ नजर आया, मैंने देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि ये तो नींद की दवा थी और उसकी दवा का थोड़ा सा सफेद रंग टेबल पर पड़े गिलास में नजर आ रहा था। इसका मतलब मेरी बीवी ने खुद बेहोशी की दवा खाई थी और जाहिर है कि ये दवा को असर करने में थोड़ा वक्त तो लगा होगा। जितनी देर में उससे बातें कर रहा था, उतनी देर में दवाई ने असर कर दिया और वो बेहोश हो गई। और ये दवाई अगर उसने खाई थी तो फिर उसे कोई भी होश में नहीं ला सकता था। मैं अपनी बीवी को हैरान होकर देख रहा था कि उसको तो बहुत मासूम होना चाहिए था, लेकिन ये मासूम नहीं थी। मुझे सारी रात नींद ना आई कि आखिर ये क्या माजरा था जो मेरी बीवी ने अपनी सुहागरात वाले दिन कर लिया था। क्या वो मेरे साथ वक्त नहीं गुजारना चाहती थी? मुझे तो इस बात की यही समझ आ रही थी। सुबह 4 बजे का वक्त था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं 15 मिनट पहले ही सोया था। बैठे बैठे ही मेरी आंख लग गई थी। मैंने बाहर जाकर देखा तो मेरी अम्मी थी। उस वक्त उनको क्या काम था? हमारे घर में तो कोई इतनी जल्दी नहीं जागता था और आज वलीमा भी नहीं था, क्योंकि हमने वलीमे में 1 दिन का वक्फा रखा था ताकि सब अच्छे से आराम कर सके। मेरी अम्मी ने कहा कि तुम अभी तक कमरे में हो, क्या कर रहे हो, चलो यहाँ से। मैंने कहा कि मेरी शादी हुई है, मेरा कमरा है, मैं यहाँ पर नहीं हूँगा तो कहाँ हूँगा। अम्मी ने कहा जिस दिन शादी होती है उससे अगले दिन दुल्हा और दुल्हन ज्यादा देर कमरे में नहीं रहते, कमरे से जाना होता है, नहीं तो बुरा समझा जाता है। मैंने कहा कि ठीक है, चले चलते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं तुम जाओ, मुझे दुल्हन से कोई काम है। मैंने कहा कि आपको क्या काम हो सकता है? जो भी काम है वो बाद में कर लीजिएगा, वो सो रही है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी माँ को पता चले कि मेरी बीवी बेहोश हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने यही समझना था कि वो मेरी वजह से बेहोश हुई है। मेरी माँ ने कहा कि पागल, शादी तो तूने करा ली है, लेकिन बारीक बातों को नहीं समझता। अगले दिन दुल्हन से एक बात पूछनी होती है, मैं वही पूछने जा रही हूँ। अपनी पसंद से लड़की लाए हो, खानदान की लड़की होती तो ये सब करने की जरूरत नहीं होती। खानदान की लड़कियों को पता होता है कि वो किस तरह पली बढ़ी हैं, क्योंकि वो आपकी आंखों के सामने होती हैं। लेकिन खानदान से बाहर से लड़की लाएं, पता तो करना पड़ेगा ना ठीक भी है या नहीं। इतना तो मैं बच्चा नहीं था, मुझे मेरी माँ की बात समझ आ गई थी। लेकिन जब वो पहले ही बेहोश हो गई थी तो भला इस बात की क्या तक बनती थी। मैंने अपनी माँ को बहुत सहाने लगाए कि मेरे साथ चले, मैंने कपड़े बदलने हैं, मुझे पता नहीं है मेरे कपड़े कहाँ पड़े हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे नाश्ता बना दें। लेकिन ये सारे बहाने मेरी माँ को शक में मुब्तला कर गए। मेरी माँ ने मुझे एक तरफ धक्का दिया और अंदर चली गई। अब मैं कमरे के बाहर ऐसे खड़ा था जैसे ऑपरेशन थिएटर के बाहर बंदा खड़ा होता है और उसे पता होता है कि कोई बुरी खबर मिलने वाली है। थोड़ी देर बाद मेरी अम्मा बाहर आई तो मुझे हैरान होकर देखने लगी और अचानक से मेरे कंधे पर थपकी देकर कहा, मुबारक हो।
तुम्हारी बीवी ठीक है। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई कि भला अम्मी को ये सब कैसे पता चल गया कि फौरन वापस कमरे में भागा और जाकर देखा तो सामने का मंजर देखकर मैं भी हैरान परेशान था। मेरी बीवी के कपड़ों पर खून लगा हुआ था जिसे देखकर मेरी माँ तो मुतमईन हो गई थी, लेकिन मेरा तो चैन बर्बाद हो गया था। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। मेरी बीवी थोड़ा बहुत हिल रही थी, इसका मतलब होश आने वाला था। मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता था। मैं बहुत गुस्से में आ गया था। मैं कमरे से चला गया। पूरा दिन मैंने उसे हिलाया नहीं था और रात को आकर भी सुकून से अपने कमरे में सो गया। घर में यही बातें हो रही थी कि दोनों खुश हैं, लड़की बहुत अच्छी है, हमारा फैसला गलत नहीं था। वलीमा भी खैर से गुजर गया और रात को जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी ने मुझे कहा कि आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अम्मी ने कहा था कि हम दोनों एक साथ खाना खा लें। मैंने कहा कि साथ खाना खाने की क्या ज़रूरत है, बाहर खाना लगा दो, मैं बाहर आ जाता हूँ। तो मेरी बीवी ने कहा नहीं, अम्मी कह रही थी साथ खाना खाने से मोहब्बत बढ़ती है। मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा कि मेरे सामने मोहब्बत की बात ही ना किया करो, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तो तुम्हें बहुत मासूम समझा था, लेकिन इस मासूम शक्ल के पीछे इतना बड़ा राज था, मैं सोच भी नहीं सकता था। समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हारा क्या करूं, क्योंकि अब तुम्हारे साथ मेरी इज्जत का सवाल है। तुम्हें घर में रखना मेरी मजबूरी बन गई है, लेकिन तुम मेरे दिल में कभी भी दाखिल नहीं हो पाओगी। मैंने तुम्हारे बारे में क्या क्या ख्वाब सजाए थे और तुमने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हमारे बीच तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर वो सबूत घर वालों को दिखाकर सबकी नजरों में अच्छी कैसे बन गई? कैसे दिखाया तुमने वो सबूत सबको? क्या माजरा था इसके पीछे? और शादी की पहली रात क्यों बेहोश हो गई थी कि मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती थी? इस कदर नफरत करती हो तुम मुझसे। शादी की पहली रात तुमने बेहोशी की दवा खा ली ताकि मैं तुम्हारे करीब ना आ सकूं। बोलो किससे वफाई निभा रही हो जो अभी तक तुम्हारे दिल से नहीं निकला है? मेरी बीवी फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बात एक दफ़ा सुन ले। मैंने कहा हाँ बोलो क्या बात है? तो वो आगे से खामोश हो गई। कहने लगी कि मैं आपको नहीं बता सकती, मुझे बहुत शर्म आ रही है। तुम्हें शर्म की पड़ी है तो शर्माती रहो और मैं कुछ और सोच लूँगा। अजीब लड़की थी, बार बार कहती थी मेरी बात सुने, लेकिन फिर बोलती भी नहीं थी। मैं तो उससे तंग आ गया था। शादी में कुछ और रिश्तेदार ऐसे भी आते हैं जो शादी होने के बाद भी घर में ही रुक जाते हैं। ऐसे ही 2 रिश्तेदार हैं मेरे घर में ही रुकी हुई थी, एक मेरी फुप्पो और एक मेरी चाची। रोज़ मेरी बीवी को देखती, मेरी बीवी के कपड़ों पर खून लगा होता, आपस में हंस हंस कर बातें करती और कहती तुम्हारा बेटा तो लगता है बहुत खुश है तुम्हारी बहू के साथ। मेरी माँ भी बड़े फख्र से सर उठाकर कहती हाँ ऐसा ही है, सारे लोग मुझे खुशकिस्मत समझते हैं। ऐसी बातें वैसे तो एक खुला राज होती हैं, कोई किसी के सामने मुंह पर तो नहीं करता, लेकिन सबको पता होता है। सब लोग मुझे खुश समझ रहे थे, लेकिन असल हकीकत तो मैं ही जानता था। बीवी को अभी तक हाथ नहीं लगाया था। मेरी बीवी रोज रात को बच्चों की तरह रोती। जब मैं उससे कुछ पूछता तो मुझे बताती नहीं। बिल आखिर मुझे उस पर गुस्सा आ जाता और मैं उसे मजीद डांटने लगता। इस बात पर मजीद रोने लगती और सो जाती। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मुझसे गलती हो गई थी। मुझे समझदार लड़की से शादी करनी चाहिए थी। कम से कम आज मेरी जिंदगी ऐसी तो ना होती। अगर कोई मसला होता, कोई परेशानी होती तो कम से कम मुझे खुलकर बता तो देती। अब तो मैं यहाँ तक सोचने पर मजबूर हो गया था अम्मी को सब कुछ बता दूं ताकि वो इनसे पूछें उनका मसला क्या है। लेकिन इस तरह भी मेरी माँ ने मुझे ताने देने थे कि तुम ही उसको उठाकर लाए, और मेरी माँ सबके सामने जो सर उठाकर चल रही थी उसका वो सर झुक जाना था। एक दिन सोचा कि जो होता है होता रहे, रोती है तो रोती रहे, मैं अपना काम कर देता हूँ। लेकिन जिस तरह का उसने मुंह बनाया होता था और ऐसे रोती थी जैसे उस पर दुनिया भर का जुल्म हो रहा है, मेरा दिल नहीं करता था कि उसके पास भी जाऊं। मैंने ये मामला किसी और का मामला कहकर एक ऐसे शख्स से डिस्कस किया, वो ना तो मेरा रिश्तेदार था और ना ही मेरा दोस्त था कि वो मुझे जज करे। उसने कहा कि कुछ औरतें बहुत मासूम होती हैं, उनको पता भी नहीं होता किसी बात का। तो जिसकी भी तुम बात कर रहे हो उसे कहो कि अपनी बीवी से प्यार और मोहब्बत से बात करें। प्यार और मोहब्बत से बात करने का तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी मुझे उससे बात तो करनी थी। एक दिन मैंने उसे अपने पास बिठाया और पूछा कि तुमने शादी की रात को खुद को बेहोश क्यों कर लिया था? तो उसने मुझे निहायत अजीब बात बताई। उसने कहा कि मैं नहीं चाहती थी कि आप मेरे पास आएं, नहीं तो आपको मुझसे नफरत हो जाती। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे पास आने से तुमसे नफरत कैसे हो सकती है? तुम मेरी बीवी हो, हम लोग जितना
قریب آئیں گے اتنا ہی ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہوگی، نفرت کیسے ہو سکتی ہے؟ تب اس نے مجھے کہا کہ میرا ایک بہت بڑا راز ہے، میرے گھر والوں کو آپ کے گھر والوں کے ساتھ ایسا دھوکہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو آپ کو یہ بات پہلے بتا دینی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ میری زندگی میں کوئی اور شخص ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، خود ہی اپنے لیے مصیبت بناتی ہوں، میں خود ہی ایک چلتی پھرتی مصیبت ہوں۔ جب میری بیوی نے کہا کہ میری زندگی میں اور کوئی مرد نہیں ہے تو مجھے اس قدر تسلی مل گئی۔ میں نے کہا کہ تم سچ کہہ رہی ہو۔ اس نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، بلکہ مجھے تو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اب اس کی باتیں مزید الجھا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ دیکھو تمہارے ساتھ جو بھی مسئلہ ہے صاف صاف ایک ہی سانس میں مجھے سب کچھ بتا دو، میں تمہارا شوہر ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارا ساتھ دینے کی پوری کوشش کروں گا، میں ہر طرح سے تمہاری مدد کرنے کی کوشش کروں گا، بس مجھے مزید پریشان نہیں کرو، میں بہت پریشان ہوں، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، تم بہت خوبصورت ہو، تم بالکل ویسی ہو جیسا میں نے سوچا تھا کہ میری ہمسفر کو ہونا چاہیے۔ میری ان باتوں نے اس کو بھی مطمئن کر دیا اور پھر اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک ایسی بیماری ہے جو اکثر عورتوں کو ہوتی ہے اور ڈاکٹر نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس بیماری کے رہتے ہوئے میں شادی شدہ زندگی کے لیے مناسب نہیں ہوں اور نہ ہی میری اولاد ہوگی، لیکن میرے ماں باپ نے لالچ میں آ کر اور مجھے اپنے سر سے اتارنے کی خاطر آپ سے میری شادی کروا دی۔ میری بیوی بیمار تھی اور اسے بہت ہی خطرناک بیماری تھی، ایسی بیماری جو مجھے لگ نہیں سکتی تھی، لیکن اس کے لیے وہ بہت خطرناک تھی۔ لیکن پھر بھی یہ بات سن کر مجھے بہت تسلی ملی کیونکہ جو باتیں میں سوچ رہا تھا وہ بالکل بھی نہیں تھی۔ میں اگلے دن اپنی بیوی کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے بھی یہی کہا کہ ہاں یہ بیماری ہے اور اس کا علاج کافی طویل اور مہنگا ہوتا ہے، لیکن علاج ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے یہ بھی کہا کہ اس بیماری کے رہتے اکثر عورتیں ماں نہیں بن سکتی، لیکن ایسی بات نہیں کہ بالکل ماں نہیں بن سکتی، کچھ عورتیں اس بیماری کے ساتھ بھی ماں بن جاتی ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک کمی ہے کہ یہاں پر ایسی بیماریوں کے بارے میں نہ تو بات کی جاتی ہے نہ ہی علاج کے بارے میں کسی کو پتا ہے، بس عورت کو برا کہتے ہیں، کسی میں کوئی خرابی ہے تبھی اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ تبھی تو آپ کی بیوی اتنا ڈری ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے یہ بھی کہا کہ جب تک عورت کسی ایسی بیماری میں ہوتی ہے تو وہ نفسیاتی طور پر بھی بہت ڈسٹرب ہوتی ہے۔ آپ اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اسے بتائیں کہ یہ سب کچھ نارمل ہے، صرف اس کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، دنیا میں بہت سی عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ میں اپنی بیوی کا بہت خیال رکھوں گا کیونکہ وہی میری ہمسفر تھی اور اس نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، وہ بہت اچھی لڑکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو بھی تسلی دی اور کہا وہ یہ بات کسی اور کو نہیں بتائیں، ہم کسی نہ کسی بہانے سے ڈاکٹر کے پاس جایا کریں گے اور تم دوائی وقت پر کھانا، جتنا بھی خرچہ آئے گا میں کروں گا کیونکہ میرے لیے تم اہم ہو، بس تم یہ بات کسی کو بھی نہ بتانا۔ میری بیوی بہت خوش ہوئی اور پہلی دفعہ گلے لگ کر رو پڑی۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ میری ذمہ داری ہے اور میں نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کا علاج شروع کروایا اور ساتھ ہی اس کا بہت خیال رکھا۔ اس کی بیماری میں کمی آنے لگی اور اس بیماری کے رہتے ہمیں یہ پتا چلا کہ وہ امید سے ہے۔ اس کے لیے 9 ماہ بہت مشکل تھے۔ ہم لوگوں نے بہت سی چیزوں پر ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ مجھے اس کا ضرورت سے زیادہ خیال رکھنا پڑا، لیکن میں نے یہ سب کچھ کیا اور پھر اللہ نے ہمیں ایک پیاری سی بیٹی سے بھی نوازا۔ میری بیوی کی بیماری ختم ہو گئی۔ آخر میں کہوں گا کہ ہر بار غلطی عورت کی نہیں ہوتی، کبھی کبھی عورت غلطی میں نہیں ایک مسئلے میں پھنسی ہوتی ہے اور اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک عورت کا محافظ مرد ہے، اس لیے اسے اسی لیے بنایا گیا ہے کہ مرد اس کا ہر معاملے میں خیال رکھے اور اس کی مدد کرے۔